ऋतुराज को पढ़ना है आज हमें। थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ, राजस्थान में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, यानी कि मेरे ज़िले के हैं ऋतुराज, भरतपुर के, और उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है राजस्थान विश्वविद्यालय से, जयपुर में है जो। और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद 40 वर्ष तक उन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है उन्होंने। और अब वे सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं, यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 8 कविता संग्रह हैं जो प्रकाशित हुए हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। ये उनकी रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं। एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो ये पुरस्कार की बात ये कर रहे हैं कि सोमदत्त, परिमल, मीरा और बिहारी। मीरा और बिहारी पुरस्कार जो हैं, मीरा पुरस्कार, मीरा भी राजस्थान की हैं। बिहारी जो कवि हुए हैं, बिहारी वो नहीं कि जो बिहार वाला उसको बोल दो बिहारी, करण को मत समझ लेना कोई, ठीक है ना। तो ये जो हैं वो है कि बिहारी एक कवि हुए हैं जो सवाई जयसिंह के उसमें थे, जो जयपुर के राजा थे, महाराज थे, उनके राज दरबार में कवि हुआ करते थे बिहारी। और उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही मीरा के नाम पर मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और ये राजस्थान सरकार के, राजस्थान के काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, काफ़ी अच्छे बड़े पुरस्कार हैं। तो उनको ये भी पुरस्कार मिल चुके हैं ऋतुराज को। और मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। मुख्य धारा से अलग, वो कह रहे हैं जो मुख्य धारा जो चल रही है उससे अलग जो लोग हैं, कौन से, जो समाज के हाशिए के लोग हैं। हाशिए का मतलब होता है कि जो समाज से, जिनको हम दरकिनार कर देते हैं, जिनको हम कुछ नहीं समझते, जिनको हम छोटा और तुच्छ समझते हैं, जिनको हम पीड़ित, दलित कहते हैं, ऐसे लोगों को हाशिए के लोगों कहा है, हाशिए पर, ठीक है। हाशिया वैसे देखते होंगे कॉपी में जब हम लिखते हैं मार्जिन को बोला जाता है, जो इधर जो मार्जिन छोड़ा होता है उसको हाशिया बोलते हैं। तो ऐसे लोग, एक तो वो मुख्य धारा हो गया यानी कि पेज हो गए, हाशिए पे लोग यानी कि जिनको कोई पूछता नहीं है, ऐसे लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपना लेखन का विषय बनाया है। ऐसे दबे कुचले हुए लोगों की चिंताओं को उन्होंने बताया है अपने लेखन द्वारा। उनकी कविताओं में अनेक दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन, जो रोजमर्रा है, रोजमर्रा मतलब दैनिक, डेली का जो जीवन है, उसके अनुभव का यथार्थ, यथार्थ मतलब वास्तविकता, सच्चाई। और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण, विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। जो सामाजिक शोषण पर भी निगाह डालते हैं और विडंबनाओं यानी कि लाचारी, जो मजबूरी है, उस पर भी वो नज़र डालते हैं। यही कारण है उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनकी जो भाषा है वो लोक जीवन से भी जुड़ी है और परिवेश यानी कि वातावरण से भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो हम कविता पढ़ेंगे ऋतुराज की, एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, जिसका शीर्षक है कन्यादान। और कन्यादान जो कविता है वो सभी जानते हैं। कन्यादान का मतलब यानी कि जब विवाह के अवसर पर कन्या को दान किया जाता है, यानी कि विवाह होता है, तो कन्यादान की एक रस्म होती है जिसमें ये कहा जाता है कि ये कन्यादान हो रहा है। देखा भी होगा, सब जानते होंगे। पर ये जो कन्यादान है
उस कन्यादान कविता तो से आपकी आवाज कट रही थी। कि जो कन्यादान है उस कन्यादान कविता में ऋतुराज ने कुछ अलग हट कर के लिखा है, यानी कि परंपरागत आदर्श रूप से हटकर। परंपरागत कहते हैं जो परंपरा से चला आ रहा है, वही नहीं कहा ऋतुराज ने, कुछ अलग कहा। तो क्या कहा है कि इस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। यानी कि आजकल तो कन्यादान जो कविता, वो कन्यादान हमने देखा, उसमें कन्यादान के समय या माँ जो है वो बेटी को एक सीख देती है, शिक्षा देती है। पर यहाँ पर जो ऋतुराज हैं वो कुछ परंपरागत रूप से हटकर सीख दे रहे हैं। परंपरागत रूप से हटकर कैसे दे रहे हैं? क्योंकि अब तक माँ जो शिक्षा देती आई है वो यही है कि बेटी बड़े बूढ़ों की, सास ससुर की सेवा करना, उस परिवार को भी अपना परिवार मानना, ठीक है ना, सास को माँ मानना, और जितने भी जिम्मेदारियां हैं उनका सही से पालन करना अच्छी तरह से। पर जो आधुनिक माँ है, जो ऋतुराज की कविता कन्यादान है, उसमें जो माँ वो आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है, यानी कि इस तरह से नहीं दे रही। वो क्या कह रही है? कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। वो करे कवि ये मानता है कि समाज व्यवस्था द्वारा, कि समाज की जो व्यवस्था है कि भाई स्त्रियों को यही काम करना है, पुरुषों को यही काम करना है, ये क्या है? ये समाज ने व्यवस्था कर दी। जबकि आजकल स्त्री पुरुष का भेदभाव तो मिट ही गया है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि पहले जहाँ पर स्त्रियाँ नहीं होती थी किसी काम को लेकर के, फौज में, पुलिस में, ठीक है ना, और कई चीज़ों से कतराती थी कि ये काम नहीं करेंगी, वो काम नहीं करेंगी, आजकल सब में वो बढ़ चढ़कर सेना में भी जा रही हैं, पायलट भी वो बन रही हैं, ट्रेन भी वो चला रही हैं, ठीक है ना, जज भी वो बन रही हैं, शिक्षक भी बन रही हैं, चिकित्सक भी बन रही हैं। तो हर, और घर भी संभाल रही हैं, सारे काम कर रही हैं। तुमने भी देखा है, माँ के रूप में देखा है, बहन के रूप में देखा है, भाभी के रूप में देखा है, सब स्त्रियों के रूप देखे हैं। पर समाज व्यवस्था ने स्त्रियों के आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं कि आचरण संबंधी, कि उनका आचरण यह है कि इस तरह से वो कुछ नहीं कह रही हैं तो वो कोमल हैं, वो कमज़ोर हैं, उसको कुछ कह दो वो जवाब नहीं दे रही है तो इसका मतलब क्या है? वो सुना नहीं रही है तो वो कमज़ोर है, दब्बू है, ऐसा कुछ। वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। तो ये कवि यहाँ कहना चाहता है कि वो आदर्श के मुलम्मे में, कि वो बताए तो ये जाते हैं कि स्त्रियों के आदर्श हैं वो, पर वो वास्तव में आदर्श के मुलम्मे में बंधे हुए, उसके बहाने आदर्श के रूप में बंधन होते हैं, यानी कि वो बांध के रखते हैं, वो करने नहीं देते जो वो करना चाहती, बनने नहीं देती जो बनना चाहती। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। कोमलता के गौरव में स्त्री कोमल होती है, लड़कियां कोमल होती हैं, पर इसमें क्या करते हैं लोग बाग कि उसकी कमजोरी का उपहास करते हैं, उसको कमजोर समझ लेते हैं। वास्तव में वो कोमल होती है, ठीक है ना, वो हृदय से भी कोमल होती है। लड़कियां जल्दी रो देती हैं, माँ जल्दी रो देती होगी पिता की अपेक्षा, पिता से कभी बातचीत होती भी होगी, लड़ाई झगड़ा होता भी होगा, तो उनकी कोमलता, और उनकी कोमलता को कमजोर समझ लेते हैं, कमजोरी। तो ये गलत बात है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। अब यहाँ जो कविता है ऋतुराज की, वो यही कहते हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई ना देना, ये एक पंक्ति आएगी और बार बार इसी पर टिकी हुई है कविता, कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि लड़की जैसे, औरतों जैसे स्त्रियोचित जो गुण हैं, जो होने चाहिए, नारी सुलभ जो गुण हैं जो नारियों में होते हैं, वो तो होने ही चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि लड़की होना, होना जरूर, पर दिखाई मत देना। पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। कैसे मत दिखाई देना? कि लोग तुम्हें कमज़ोर समझें, कोमलता की जगह पे तुम्हारी कोमलता को वो कमजोरी मान लें, ठीक है ना, वो आदर्श को तुम्हारे को बंधन मान लें। तो इस तरह तुम दिखाई मत देना समाज को, नहीं तो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, हावी होने की कोशिश करेंगे। इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार, यहाँ पर प्रतिकार मतलब विरोध, कवि करवाना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से।
बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बेटी जो है वो माँ के सबसे निकट होती है, माँ की सबसे नज़दीक होती है, सारी बातें अपनी माँ से साझा करती है, बताती है, उसके सुख दुख की साथी भी होती है, माँ की बहुत मदद करती है। हो सकता है कई बेटियाँ पिता के ज़्यादा नज़दीक होती हैं, बहुत सारी होती हैं पिता से अच्छी उनकी ट्यूनिंग होती है, पिता के साथ अच्छी पड़ती है, पर फिर भी माँ के सुख दुख की वो सहभागी जरूर होती हैं और माँ के सबसे निकट होती हैं। इसी कारण उसे उसकी अंतिम पूंजी कहा है। अंतिम पूंजी मतलब उसके बाद माँ के पास कुछ नहीं बचता, उसकी अंतिम पूंजी है, वो अंतिम धन है जो कन्यादान के समय चला जाता है, विवाह के पश्चात माँ से दूर हो जाता है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ भावुकता हो कि इमोशनल कर जाए, बल्कि माँ के संचित अनुभव, संचित मतलब इकट्ठे जो अनुभव हैं जो माँ ने जीवन में अर्जित किए हैं। अनुभव तो क्या है, हमें अर्जित करने होते हैं। तुम्हारी जितनी उम्र हुई है, तुम्हारी उम्र में तुम्हें बहुत कम अनुभव हुए होंगे अभी, ठीक है ना। पिता हैं तुम्हारे, उनको माता पिता, उनको बहुत अनुभव हो गए, दादा दादी हैं उनको और ज़्यादा अनुभव हैं। तो ये अनुभव होते हैं और संचित यानी कि अनुभव इकट्ठे होते हैं। हम कहीं भी रहते हैं तो हमें इसका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। प्रामाणिक मतलब उसका सबूत है, उसका गवाह है, ये हमें पता रहता है कि अनुभवों की पीड़ा जो है उसकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। तो उसको यानी कि प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता रहता है कि माँ जो होती है वो अनुभवी होती है और उसकी पीड़ा का भी अनुभव उसे होता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। और इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति, नारी जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। यानी कि वो दिखाई देते हैं, पता चलता है कि वो कवि जो हैं वो स्त्री के प्रति कितने संवेदनशील हैं, वो कितने उसके प्रति जागरूक हैं, क्या उससे समाज के लोगों से अपेक्षा रखते हैं, ये सब ये बता रहे हैं, इसमें बताएंगे कविता में।